सितारों पर कमंद एपिसोड 8। लेकिन ये धोखा किसी बुरी नीयत से नहीं था, और नीयत अच्छी हो और नतीजा भी अच्छा हो तो फिर धोखा धोखा नहीं रहता। आदिल अब उठकर बैठ गया था। उसके दिलो दिमाग पर हैरत की जोरिश थी। सरमद साहब सर के नीचे बाजू रखे लेटे थे और उसी भेद भरे अंदाज में आदिल को देख रहे थे। कहने लगे, आदिल, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हें हर सूरत किसी भी कीमत पर यहां इन पहाड़ों में लाना चाहता था, और मुझे पता था कि तुम सिर्फ एक ही सूरत में इन सारी तकलीफों और मुसीबतों से गुजर सकते हो कि तुम्हें एक अच्छी रकम मिलने की उम्मीद हो। इतनी रकम जो शहजादी को हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सके। सर, मैं मुआफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर आप मुझे क्यों यहां लाना चाह रहे थे? और अभी आपने ये भी कहा था कि जो मकसद आप हासिल करना चाहते थे वो आपने कर लिया है। हाँ आदिल, जिन जेवरात के लिए या जिस दौलत के लिए तुम यहां आए थे वो तुम्हें मिल गई है। बेशक वो दौलत तुम्हें मिल गई है, वो तुम्हारे पास है, और अब उसे तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। आप किस दौलत की बात कर रहे हैं सर? इस दौलत की, सरमद साहब ने कहा और अपने कैमरे की स्क्रीन आदिल के सामने कर दी। स्क्रीन पर आदिल की परसों खींची जाने वाली एक तस्वीर थी। वो निहायत खतरनाक ढलवान पर रस्सों के जरिए चढ़ रहा था, और उसके नीचे हजारों फुट गहरी खाइयां मुंह फाड़े खड़ी थीं। उस वसी मंजर में वो खुद को एक चूंटी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उन चूंटियों की हिम्मत और दिलेरी को देखा जाता तो वो उन पहाड़ों से बुलंद थीं। देखो आदिल, यही वो बेमिसाल दौलत जो तुम्हें इस दुश्वार तरीन सफर में हासिल हुई है। कुदरत ने तुम्हें बुलंदी की तरफ जाने की खास सलाहियत अता की थी। तुम्हारी ये हैरत अंगेज सलाहियत उस दूर दराज गांव में खजूर के दरख्तों पर चढ़ चढ़ कर जाया हो रही थी, और अब तुम इस सलाहियत का दुरुस्त तरीन इस्तेमाल करने के काबिल हो चुके हो। तुमने हम सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया है। तुम जानते नहीं हो आदिल, तुम क्या हासिल कर चुके हो। सख्त सर्दी के बावजूद आदिल को लगा कि उसके जिस्म के सारे मसाम पसीना उगल रहे हैं। ये कैसे इंकिशाफात कर रहे थे सरमद। वो जैसे गंग सा होकर रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहने में कामयाब होता या सरमद साहब बात को आगे बढ़ाते, फौलाद जान और राबे खान खेमे की तरफ आते दिखाई दिए। दिन का उजाला अब तेजी से बढ़ रहा था। दबीज धुंध की तय पतली हो रही थी, और बांगड़ी की चोटी का हेवला दिखाई देने लगा था। तेज हवाएं मुसलसल उनके कदम उखाड़ रही थीं। खेमे में दाखिल होते ही राबे खान ने कहा, हमारा ख्याल है कि अब आम को वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इतनी बुलंदी हो तो मौसम किसी भी वक्त खराब हो सकता है। फौलाद जान चूंकि हर वक्त राइफल के साथ होता था, इसलिए राबे खान ने डायनामाइट वाला वजनी बॉक्स उठाया। आदिल ने उसकी मदद को आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो लोग कोई छोटे से छोटा रिस्क भी नहीं ले रहे थे, और चाहते थे कि आदिल और सरमद साहब उनसे फासले पर रहें। वजनी बॉक्स के साथ चढ़ाई चढ़कर राबे खान दीवार के उस हिस्से के पास पहुंच गया जो बर्फ की दबीज तहों के अंदर से नजर आ रही थी। एक ड्रिल मशीन अभी तक उनके सामान में मौजूद थी, और उनकी फाजिल बैटरियां भी थीं। राबे खान ने आदिल को हुक्म दिया, चलो बच्चा जी, तुम दीवार में सुराख करो। आदिल को पता था कि यह मुश्किल काम उसी से करने को कहा जाएगा। उसने ड्रिल मशीन के साथ एक मोटा बर्मा अटैच किया और 10-15 मिनट के अंदर दीवार में 3 जगह सुराख कर दिए। उन सुराखों में डायनामाइट स्टिक्स रखी जा सकती थीं। इस दौरान में सरमद साहब दूर खड़े रहे थे और टेलीस्कोप से इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे थे। सुराख मुकम्मल करने के बाद आदिल जरा हाँफता हुआ सा उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। अब राइफल राबे खान के हाथ में थी, और फौलाद जान सुराखों में डायनामाइट लगा रहा था और तार वगैरह बिछा रहा था। सरमद साहब ने टेलीस्कोप आदिल की तरफ बढ़ाते हुए ऊपर बांगड़ी की चोटी की तरफ इशारा किया। वो कुछ दिखाना चाह रहे थे। आदिल ने उनकी हिदायत पर अमल किया। उसे एक जगह बर्फ की सफेद चादर के दरमियान एक सियाह लकीर से नजर आई, जैसे बिल्कुल सफेद कागज पर किसी औरत का बाल रखा हुआ हो। यह दरअसल बर्फ की दरार थी। ये क्या है सर? आदिल ने धीमी आवाज में पूछा। वही जिसका जिक्र मालका ने ज्यादा ने किया था, और मैंने बताया था ना कि उसने जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त था।
समझो ये वही मौत है जो ऊपर अपने पर तोल रही है। इन अकल के अंधों को कुछ नजर नहीं आ रहा। सरमद साहब का इशारा राबे और फौलाद की तरफ ही था। आपका मतलब है धमाकों की वजह से बर्फ खिसक सकती है? हाँ, मुझे डर है कि ऐसा होगा। अगर ये सारी बर्फ ना भी खिसकी और कुछ हिस्सा भी खिसक गया तो इस खंडर इमारत की छत बैठ जाएगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? बस इस जगह से दूर हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान में फौलाद जान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फौलाद और राबे दीवार के पास से हटकर उनके करीब आकर खड़े हो गए। अब ये फैसला कुन लम्हात थे। फौलाद जान ने लाइटर के जरिए डायनामाइट्स के फलीते को आग दिखा दी थी। आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो चारों महफूज फासले पर थे। आखिर पहला धमाका हुआ। सुनसान करीब जवार गूंज उठे। फिर दूसरा धमाका हुआ। शोले के साथ कदीम दीवार के पत्थर और सख्त बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते नजर आए। धमाके की जगह एक धुंध सी फैल गई। तीसरा धमाका पहले दोनों धमाकों से ज्यादा ताकतवर था। आदिल ने देखा कि उस धमाके के बाद फसील नुमा दीवार के दरमियान एक सियाह खला नमूदार हो गया। राबे और फौलाद कामयाब हो गए थे। उन्होंने अंदर जाने का रास्ता बना लिया था। सरमद साहब के अंदेशे अभी तक तो गलत साबित हुए थे। जो ही दीवार में खला नमूदार हुआ, राबे और फौलाद की बेकरारी दीदनी हो गई। वो अपनी जगह से उठे और तेजी से खला की तरफ दौड़े। लेकिन इस आलम में भी चौकन्ना फौलाद जान उन दोनों की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। उस खबीज की निगाहें किसी रेडार की शुआओं की तरह काम करती थीं। धमाकों से पहले धमाकों के दौरान में भी उसने सरमद साहब और आदिल को किसी तरह की मुहिम जोई का मौका नहीं दिया था। अब भी वो दीवार के खला की तरफ भागते हुए मुड़ मुड़ कर उन दोनों को देख रहा था। राइफल पूरी तरह लोड थी और उसके दाहिने हाथ में थी। खला के सामने पहुंचकर राबे और फौलाद को एहसास हुआ कि वो उन दोनों को पीछे छोड़ आए हैं। वैसे भी सरमद साहब के बगैर उनका इस खंडर की इमारत में घुसना बेकार था। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था कि उन्हें कहां जाना है। राबे खान ने हाँफती हुई आवाज में सर सरमद को पुकारा और बोला, ओए खुदाई ख्वार, अब तुम उधर खड़ा क्या करता है? इधर आ जाओ। आदिल और सरमद साहब ने एक दूसरे को देखा। राबे के हुक्म पर अमल करने के सिवा चारा नहीं था। फौलाद जान की 8 mm राइफल इतने फासले से भी ठीक ठीक निशाना ले सकती थी। वो उन्हें मारने के लिए गोली ना चलाता, लेकिन उनको डरा तो सकता था। अब वो मंजिल पर पहुंच चुके थे और सरमद साहब को सिर्फ असल जगह की निशानदेही करना थी। खड़ा मुंह क्या देखता है? चलो आओ इधर, फौलाद कड़क कर बोला। उसका गजबनाक लहजा अभी तक 3 दिन पहले वाले वाक़े की याद ताज़ा कर रहा था, जब फौलाद का फूफीजाद भाई हजारों फुट गहरे खड्ड में जा गिरा था। चलो आदिल, सरमद साहब ने गहरी सांस लेकर कहा। वो दोनों दीवार में नमूदार होने वाले मुस्ततील खला की तरफ बढ़े। उस खला की लंबाई तकरीबन 6 फुट और चौड़ाई 4 फुट के लगभग थी। अंदर गहरी तारीकी थी और वो हवा थी जो जमानों से उन दरों दीवारों में ठहरी हुई थी। अभी सरमद साहब और आदिल दीवार से 50-60 कदम दूर ही थे कि वो हवा जिसकी तवक्को नहीं थी और राबे वगैरह को तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब कुछ इतना शदीद और अचानक था कि सरमद साहब और आदिल अपनी जगह बुत बने खड़े रह गए। खंडर इमारत से ऊपर ढलवान पर हजारों लाखों टन बर्फ ने यकायक हरकत की और बर्फ के चंद बहुत बड़े तोदों ने इर्द गिर्द की हर शय को ढांप लिया। राबे और फौलाद जान तो रहे एक तरफ। यूं लगा कि पूरा खंडर ही पेवंदे जमीन हो गया है और ये सिर्फ इब्तिदा थी। यूं लगा कि पूरा खंडर ही नीस तो नाबूद हो गया है और ये सिर्फ इब्तिदा थी। अभी बहुत कुछ और भी होना था। आदिल ने फटी फटी नजरों से देखा। ऊपर बुलंदी पर नजर आने वाली सियाह तराड़ तेजी से चौड़ी होती जा रही थी। तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक फैली हुई बर्फ अपनी जगह छोड़ रही थी। किसी भी वक्त इर्द गिर्द की हर शय बर्फ के बेपनाह बोझ के नीचे दब सकती थी। आओ आदिल, सरमद साहब ने चिल्लाती हुई सी आवाज में कहा। आदिल इस्तरारी तौर पर नशेब की तरफ पड़ा, लेकिन सरमद साहब ने उसका बाजू पकड़ लिया और दाहिनी तरफ खींचा। उस वक्त सबसे अहम जरूरत यह थी कि वो नीचे खिसकने वाली बर्फ की बराह रास्त जद से बच जाएं। खेमे के पास से गुजरते हुए सरमद साहब चंद सेकंड्स के लिए अंदर गए। वापस आए तो उनके हाथों में 2-3 डायनामाइट स्टिक्स थीं, जो उन्होंने अपने अपने बैकपैक में रख ली। वो वॉकिंग स्टिक्स के सहारे संभल संभल कर चलते
गिरते पड़ते दाएं जानिब हटते चले गए। ये निहायत कठिन वक्त था और रास्ता इससे भी मुश्किल। ये उमूदी ढलवानें थीं। गाहे बगाहे उन्हें बर्फ पर लिपेटकर और ढलवानों से चिमटकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। पहले खौफनाक तोदों के गिरने के बाद बज़ाहिर सुकून था, लेकिन ऊपर बर्फ मुसलसल हरकत कर रही थी। ये और बात है कि यह हरकत महसूस नहीं होती थी, जैसे कोई खौफनाक अफरीद दबे पांव आगे सरक रहा हो और किसी वक्त भी एक चिंगाड़ के साथ झपटने वाला हो। ऊपर दरार की चौड़ाई मुसलसल बढ़ रही थी और ये इस बात का सबूत था कि बर्फ नीचे आने वाली है। तकरीबन 10 मिनट की कोशिश के बाद वो बर्फ के मुतवक्के रास्ते से हट गए और ऊपर चढ़ना शुरू हुए। जल्द ही वो चोटी पर थे। यहां से सिया दरार की चौड़ाई मजीद वाज़े नजर आ रही थी। नीचे खंडर वाली जगह पर अब बर्फ का एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा था। राबे खान और फौलाद जान अपने आतिशी हथियारों समेत और अपनी आतिशी सामान समेत उस हजारों टन बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। वो जैसे कभी थे ही नहीं। वो मर गए जनाब? आदिल ने अपनी आवाज में पूछा। इस सवाल का जवाब हां के सिवा और क्या हो सकता है, सरमद साहब ने कहा। आदिल की तरह उनकी नजरें भी बर्फ के अजीम शान मकबरे पर जमी हुई थीं। अभी कुछ देर बाद शायद ये मकबरा मजीद बुलंद होने वाला था। हमें देर नहीं करनी चाहिए, मौसम बिगड़ रहा है, सरमद साहब ने कहा। उन्होंने अपने आखिरी कैंप की तरफ रुख किया और नीचे उतरने लगे। जो बोल्ट और रस्से वो लटकते छोड़ आए थे वो उनकी मदद करने लगे। आदिल नीचे था और सरमद साहब चंद फुट ऊपर। आदिल के कानों में सरमद साहब का कहा हुआ एक फिक्रा गूंजने लगा। कोपैमाई में उतरते हुए ज्यादा हादसे पेश आते हैं, इसलिए कोपैमा को ज्यादा होश से काम लेना चाहिए। वो 150 फुट ही नीचे उतरे होंगे जब उन दोनों को गड़गड़ाहट की मुहीब आवाज सुनाई थी। फिर हौलनाक धमाकों से कोह दामन लरस से गए। एक गूंज थी जो पहाड़ में हर तरफ सरायत करती महसूस हुई। आखिर चोटी की दूसरी जानिब नीचे खिसकती हुई बर्फ ने जगह छोड़ दी और एक बड़ी एवलांच की शक्ल में नीचे गिरी थी। वो उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन तसव्वुर कर सकते थे कि खंडर और उसके करीब जवार क्या शक्ल इख्तियार कर गए होंगे। मालका, जिसका तसव्वुर आदिल के जहन में एक शराबी और फरेबी आमिल का था, अपने तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने जो जो कहा था दुरुस्त निकला, हत्ता कि उसकी आखिरी पेशनगोई यानी बर्फ की कब्रों वाली भी पूरी हुई। सरमद साहब और आदिल बच गए थे, लेकिन राबे खान और फौलाद जान का हद से बड़ा हुआ लालच उनको ले डूबा था। राबे खान और फौलाद जान का इरादा था कि ये मुहिम खत्म होने के बाद वो खन्नाब के कत्ल का हिसाब किताब करेंगे। उनका ये हिसाब किताब भी उनके साथ ही दफन हो गया था। वो दोनों संभल संभल कर नीचे उतरते रहे। आदिल के पूरे बदन में एक हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। ये लर्जिश पिछले 1 घंटे में पेश आने वाले वाकयात और इंकशाफात के सबब थी। वहां ऊपर मुगलिया दौर के खंडर में कुछ भी नहीं था। सरमद साहब ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी वो उसे और दीगर साथियों को यहां ले आए थे। अब आदिल के जहन में ख्याल आने लगा, शायद सरमद साहब इस हद तक नहीं चाहते थे। ऐन मुमकिन था कि उनका प्रोग्राम बस यही हो ताकि मुख्तलिफ ढलवानों पर मशक की जाए या ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार मीटर तक चढ़ाई कर ली जाए। लेकिन जब राबे खान वगैरह ने उन्हें आ दबोचा तो सरमद साहब को सचमुच चोटी तक का सफर करना पड़ गया। आदिल का जहन इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और वो सरमद साहब के साथ वापसी का सफर तय करता रहा। वापसी के सफर में सबसे ज्यादा मुशक्कत छाती और टांगों को सहना पड़ी थी। बिलाखिर उन्हें अपना दूसरा कैंप नजर आना शुरू हो गया। खेमे के करीब क्रिस्टल की सुर्ख जैकेट एक नुक्ते की तरह दिखाई दे रही थी। एक जर्द नुक्ता हुमायूं की जैकेट की निशानदेही कर रहा था। यकीनन वो लोग टेलीस्कोप की मदद से उन्हें देख रहे थे और शायद हैरान भी हो रहे थे कि बाकी 2 बंदे कहां हैं। अभी वो दोनों कैंप से 150 फुट ऊपर ही थे कि उन्हें क्रिस्टल और हुमायूं की चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये खुशी की आवाजें नहीं थीं, इनमें इस्तराब था और उजरत थी। वो जैसे पुकार रहे थे, कोई मसला लग रहा है। सरमद साहब की हाँफती हुई आवाज आदिल के कानों में पड़ी। उन्होंने अपने उतरने की रफ्तार बढ़ा दी, साथ साथ वो नीचे भी देख रहे थे। क्रिस्टल और हुमायूं ने बता रहे थे और बाईं तरफ इशारा भी कर रहे थे। सरमद साहब ने फिसलते हुए रस्सों के जरिए 3-4 तवील जस्तें नीचे की तरफ लगाईं और कैंप के पास लैंड कर गए। आदिल ने भी उनकी तकलीद की। हुमायूं ने तेजी से पूछा, आप दोनों खैरियत से तो हैं ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। यहां क्या मसला हुआ है? सरमद साहब ने पूछा। रात 11 बजे के लगभग वायरलेस सिग्नल ठीक आने लगे थे।
ہمیں کیمپ سے رابع خان کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ مالکان زادے کا بخار بہت شدت اختیار کر گیا ہے، اس کی ناک سے خون رس رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد یہ خبر آئی کہ وہ چامبر نہیں ہو سکا۔ ابھی ہم اس خبر کے اثر سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک دوسری اطلاع آ گئی۔ رابع خان کے ساتھیوں نے بتایا کہ مالکان زادہ کو تلاش کرتے کرتے بستی کے لوگ بیس کیمپ تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے تیور بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے بعد بیس کیمپ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاملہ ہماری توقع سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ سرمد صاحب نے پوچھا۔ ہمایوں نے ٹیلیسکوپ ان کی طرف بڑھا دی اور نیچے اتھا گہرائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لو عادل، تم اس سے دیکھو۔ کرسٹل نے دوسری ٹیلیسکوپ عادل کی طرف بڑھا دی۔ عادل نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی اور ہمایوں کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اب دن کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ بلندیوں پر چھائی ہوئی دھند کچھ چھٹنے لگی تھی۔ کہیں کہیں سفید برف پر دھوپ کے دھبے بھی نظر آتے تھے۔ یقیناً یہ دھبے ان کے حساب سے لمبے چوڑے تھے۔ انہی دھبوں کے درمیان اپنے کیمپ نمبر 2 کے پاس عادل کو کئی سیاہ نقطے دکھائی دیے۔ اس کی رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً یہ پاؤندہ بستی کے کو پیما تھے۔ مالکہ کی موت کے بعد وہ شاید غم و غصے کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور اب اسی کیفیت میں ان کی طرف آ رہے تھے۔ سرمد صاحب نے ٹیلیسکوپ اپنی آنکھوں سے ہٹائی اور کہنے لگے، یہ لوگ یقیناً کل رات سے ہی سفر کر رہے ہیں اور کافی اوپر آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں 10-12 گھنٹے کی کلائمبنگ کرنا پڑے گی۔ سر، آج موسم کافی اچھا، مے بی کہ یہ لوگ یہ ڈسٹنس زیادہ تیزی سے طے کر لیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی 8-10 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، سرمد صاحب نے کہا۔ اب ہم کو کیا کرنا ہوئے گا سر؟ لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ رابع خان اور فولاد کا کیا ہوا؟ وہی جو ان کی قسمت میں لکھا تھا اور وہی جس کے لیے انہوں نے خود تگ و دو کی۔ تم لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایولانچ کی گھن گرج سنی ہے؟ جی سر، بہت زیادہ آواز تھی، ہم بہت پریشان ہوئے تھے، ہمایوں نے کہا۔ اس سے پہلے 3 بلاسٹ ہوئے تھے، ان کی آواز بھی پہنچی یا نہیں؟ سرمد صاحب نے دریافت کیا۔ نو سر، بلاسٹ تو ہم نے نہ ہی سنا، کرسٹل نے آنکھیں چپک کر کہا۔ رابع اور فولاد نے ہمارے منع کرنے کے باوجود کھنڈر کی ایک دیوار توڑنے کے لیے یہ بلاسٹ کیے اور ایولانچ کا سبب پیدا کر دیا۔ ان دونوں کا کیا ہوا؟ کرسٹل نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں بچ سکے، سرمد صاحب نے کہا۔ برف کا ایک پہاڑ بن گیا ان کے اوپر اور کھنڈر کے اوپر بھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ چاروں بالکل خاموش رہے۔ ان دونوں نے ان چاروں کے لیے بدترین دشمنوں کا روپ دھارا ہوا تھا، مگر ان کی اس اچانک موت نے ان کے دلوں پر اثر چھوڑا تھا۔ سرمد صاحب نے ٹیلیسکوپ پھر آنکھوں سے لگائی تھی اور دور نیچے خطرناک گہرائیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عادل کا خیال تھا کہ شاید کرسٹل اور ہمایوں اس مقصد کے بارے میں بھی کچھ سوال کریں گے جس کے لیے وہ اس دور دراز سفر پر آئے تھے، یعنی زیورات کی موجودگی یا غیر موجودگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاید وہ دونوں پہلے سے یہ ساری حقیقت جانتے تھے، یا پھر وہ سر سرمد کے احترام کی وجہ سے سوال و جواب کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سرمد صاحب نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے ہٹائی اور پرسوچ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عادل نے سر سرمد سے سوال پوچھا۔ ہمیں نیچے اترنا ہوگا، لیکن نئے راستے سے۔ کیا مطلب سر؟ اسی راستے سے اتریں گے تو ظاہر ہے کہ پاؤندوں سے مد بھیڑ ہو جائے گی۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں، 19-20 کے قریب۔ یقینی بات ہے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ سنیپر ٹائپ گن بھی ہو یا ایک سے زائد ایسی گنیں ہوں۔ نئے راستے سے اترنا تو کافی مشکل ہوگا، عادل نے کہا۔ یہ مشکل تو اب جھیلنی ہی ہے۔ سر سرمد نے دائیں جانب دور تک نگاہ دوڑائی، پھر ٹیلیسکوپ دوبارہ آنکھوں سے لگا لی۔ پہلے دائیں جانب کا جائزہ لیا، پھر بائیں جانب دیر تک دیکھتے رہے۔ اس جائزے میں ہمایوں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ بڑی طاقتور ٹیلیسکوپ تھیں اور موسم صاف ہونے کی وجہ سے وہ کافی دور تک دیکھنے کے قابل تھے۔ سرمد صاحب اور ہمایوں باتیں کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے۔ 5-10 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گئے۔ سرمد صاحب نے کہا، ہمیں دائیں جانب چلنا ہوگا اور پھر کوئی مناسب جگہ دیکھ کر اترائی شروع کرنی ہوگی۔ یہ بڑی خطرناک ڈھلوانیں تھیں، کہیں کہیں تو قدم جمانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ یہاں اوپر کی طرف جانا جتنا مشکل تھا، اتنا ہی شاید افقی رخ پر جانا بھی مشکل تھا۔ بہرحال سرمد صاحب کے فیصلے کے مطابق
انہوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ رسے سے منسلک کیا اور برف پر اپنے کانٹے دار کرمپونز کو جمع جمع کر دائیں طرف سرکنے لگے۔ وہ جگہ جگہ خود کو بورڈز کے ذریعے اینکر بھی کر رہے تھے تاکہ اچانک پھسلنے کی صورت میں تحفظ مل سکے۔ تازہ دم ہونے کی وجہ سے ہمایوں سب سے آگے تھا۔ کچھ آگے جا کر انہیں وہ سیاہ نقطے نظر آنا بند ہو گئے جو دراصل ان کی طرف آنے سے پہلے مسلح پاؤندے تھے۔ دور سے دیکھنے پر وہ غیر متحرک ہی لگتے تھے، لیکن یقینی بات تھی کہ وہ غیر متحرک نہیں ہیں اور اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمایوں، کرسٹل، عادل اور سر سرمد صاحب تقریباً 2 گھنٹے تک اسی طرح افقی رخ پر حرکت کرتے رہے، لیکن نیچے کی طرف جانے کے لیے انہیں کہیں بھی مناسب جگہ نظر نہیں آئی۔ کرسٹل کی ہانپی ہوئی سانسیں عادل کے کانوں تک بڑی وضاحت سے پہنچ رہی تھیں۔ یقیناً یہ سانسیں سرمد صاحب نے بھی سن لی تھیں۔ انہوں نے کہا، کرسٹل، اگر زیادہ تھک گئی ہو تو سانس لے لیتے ہیں۔ نہیں سر، وہ فوراً بولی، ہاں بالکل ٹھیک۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ رکنا خطرناک ہے۔ وہ لوگ جتنی جلدی جتنی زیادہ دور چلے جاتے اتنا ہی بہتر تھا، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ انہیں نیچے کا سفر شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب لوکیشن دکھائی نہیں پڑ رہی تھی۔ برف ایسی نہیں تھی کہ اس پر بولٹنگ کی جا سکے یا میخیں ٹھونکی جا سکیں۔ ہاں، اینکر وغیرہ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی تب جب کوئی مناسب دراڑ نظر آتی۔ بالآخر تلاش بسیار کے بعد ان کی محنت رنگ لائی اور ایک جگہ کسی حد تک کچھ مناسب دکھائی دی، لیکن تب تک دن کی روشنی غائب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ برفانی بلندیوں کی شام بڑی تیزی سے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور اندھیرا سر پر تھا۔ ایسے میں نیچے اترنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں جیسے تیسے یہیں پر رات بسر کرنا تھی۔ اب فقط ایک خیمہ ان کے پاس موجود تھا۔ اسے ایک نہایت مشکل جگہ پر نہایت دشواری کے ساتھ استادہ کیا گیا اور وہ تھکے ماندے اس میں گھس گئے۔ کرسٹل کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر سر سرمد نے کہا، بھائی ٹھیک ہے کہ ہم رک گئے ہیں، لیکن پاؤندوں کو بھی تو رکنا پڑا ہے۔ اندھیرے میں وہ بھی سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر انہوں نے سفر جاری رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ کرسٹل نے کہا، پھر وہ مریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، سر سرمد نے اسے تسلی دی۔ بہرحال وہ بڑی بے قراری کی رات تھی۔ عادل بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے سو سکا۔ انہیں بس یہی خیال تھا کہ جلد سے جلد صبح کا اجالا پھیلے اور وہ نیچے اترنے کا آغاز کریں۔ وہ چاروں بالکل خاموش تھے۔ آج صبح سویرے ہونے والے لرزہ خیز واقعات کے بارے میں ان چاروں کے درمیان کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمایوں جیسے ابھی تک رابع اور فولاد کی موت کا یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا کہ سرمد صاحب اور ہمایوں خیمے سے نکل آئے۔ سرمد صاحب اینکر لگانے کے لیے کسی اچھی جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہ وہی اسپیشل اینکر تھے جو کرسٹل اور سر سرمد نے بڑی مشکلوں سے ایک اندھی دراڑ میں سے نکالا تھا۔ خیمے میں اب عادل اور کرسٹل اکیلے تھے۔ دونوں لیٹے ہوئے تھے، تاہم ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ عادل، ذرا باہر آؤ۔ سرمد صاحب کی آواز نے عادل اور کرسٹل کو چونکا دیا۔ عادل اپنی جیکٹ کی زپ درست کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سرمد صاحب نے اینکر پھنسانے کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ وہ باقی کا کام تیزی سے کرنا چاہتے تھے۔ ان چاروں نے چلتے پھرتے ہی ریڈی میڈ ناشتہ بھی کیا۔ سرمد صاحب نے ہمایوں کو ذمہ داری دی کہ وہ رسے کو مختلف جگہوں پر اینکر کرتے ہوئے نیچے اترنا شروع کرے۔ سب سے پہلے اینکر وہی ڈیجیٹل اینکر تھا اور یہ کافی تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ کرسٹل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے قریب و جوار پر نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اچانک اس کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، سر، وہ نظر آ رہے۔ یہ ایک دھماکہ خیز فقرہ تھا۔ سرمد صاحب نے کرسٹل کے ہاتھوں سے دوربین لے کر اس کی بتائی ہوئی سمت میں نگاہ دوڑائی۔ سرمد صاحب کے تاثرات نے عادل کو بتایا کہ کرسٹل کی اطلاع درست ہے۔ پاؤندے دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً انہوں نے توقع سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ پوری طرح اجالا پھیلنے سے پہلے ہی پھر چل پڑے ہوں۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگی، سرمد صاحب نے کہا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ لوگ رسے کو اس پوزیشن میں لے آئے کہ اس کے ذریعے ایک ایک کر کے نیچے اترا جا سکے۔ پروگرام اور ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہمایوں نے نیچے اترنا شروع کیا۔ یہ بڑی خوفناک اترائی تھی۔ کہیں کہیں تو عمودی ڈھلوان ہمایوں کے جسم سے دور چلی جاتی تھی اور وہ مکمل طور پر ہوا میں جھولنے لگتا تھا۔ اس کے اترنے کی رفتار کافی سست تھی، لیکن وہ تینوں جانتے تھے کہ اسے رفتار بڑھانے کا بھی نہیں کہا جا سکتا۔
یہ اس کے لیے خطرات میں اضافے کا سبب ہوتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی کوشش سے وہ لگ بھگ 1000 فٹ نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا نمبر کرسٹل کا تھا۔ اس نے اپنے بارنیس کو درست کیا اور چھوٹی چھوٹی جستوں کے ذریعے نیچے اترنا شروع کیا۔ وہ ابھی نصف راستے تک پہنچی ہوگی جب اس کے رسے نے نیچے پھسلنے سے انکار کر دیا۔ یہ کاربینرز اور رسے کا الجھاؤ تھا جو مشکل پیدا کر رہا تھا، ورنہ کرسٹل کو ہمایوں کے وقت سے نصف وقت لینا چاہیے تھا۔ اچانک عادل کی نگاہ 700-800 فٹ دور ایک برفانی تودے پر پڑی اور اسے اپنا خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ تودے کے عقب میں کوئی 50 میٹر کی دوری پر سیاہ ہیولے نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ اب انہیں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹیلیسکوپ سے دیکھنے پر ان کے کندھوں سے جھولتی ہوئی رائفلیں بھی نظر آ رہی تھی۔ نیچے کرسٹل اسی طرح رسوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی۔ اسلحے کے نام پر سر سرمت اور عادل کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا پستول تھا جو رابع خان کے قبضے میں تھا اور اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں ایک اچھی تبدیلی آئی۔ کرسٹل کے رسے نے پھر سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگی، لیکن اب اتنا وقت ہرگز نہیں تھا کہ عادل اور سرمت صاحب بھی نیچے اتر سکتے۔ وہ لوگ تیزی سے قریب پہنچ رہے تھے۔ ان کو روکنا ہوگا، سرمت صاحب نے کہا اور اپنے عقبی تھیلے میں سے کوئی چیز نکالی۔ عادل نے دیکھا کہ یہ وہی ڈائنامائٹ اسٹکس تھیں جو انہوں نے کھنڈر کے قریب سے بھاگتے ہوئے اٹھائی تھی۔ اس وقت تو سرمت صاحب کے اس عمل کی وجہ عادل کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب آ رہی تھی۔ ان کی یہ احتیاط سود مند رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ پاؤندہ کو پیماؤں نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اور اپنی رفتار بڑھا دی ہے۔ سرمت صاحب نے اپنے لائٹر کے ذریعے ایک ڈائنامائٹ اسٹک کے فلیتے کو آگ دکھا دی۔ کچھ دیر انتظار کیا اور پھر بازو گھما کر یہ اسٹک پاؤندوں والے رخ پر پھینک دی۔ چند سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سفید برف اوپر اچھلتی نظر آئی۔ یہ دھماکہ پاؤندوں سے کافی فاصلے پر ہوا تھا اور یقیناً انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ عادل کو اندازہ ہوا کہ سرمت صاحب پاؤندوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ صرف ان کو خود سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور اس دھماکے نے یہ مقصد پورا کیا۔ وہ جو تیزی سے قریب آ رہے تھے اب رک گئے تھے۔ وہ اب اتنا نزدیک تھے کہ ان کی للکارتی ہوئی آوازیں بھی عادل اور سرمت صاحب کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ پھر پاؤندوں کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی۔ ان کی طرف سے اوپر تلے 4 فائر ہوئے۔ یہ گولیاں کسی آٹومیٹک رائفل سے چلائی گئی تھیں۔ اب پتہ نہیں یہ ہوائی فائرنگ تھی یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ دونوں کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ وہ ایک ابھری ہوئی برفیلی چٹان کی آڑ میں تھے۔ عادل نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے نیچے جھانکا۔ کرسٹل ہمایوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اب وہ دونوں اوپر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے بھی دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سن لی تھیں۔ آپ نیچے اتریں سر، میں ان لوگوں کو یہاں روکتا ہوں۔ یہ نہیں رکیں گے۔ وہ دیکھو، اب وہ پھیل گئے ہیں اور آڑ لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ ڈائنامائٹ اسٹک استعمال کریں۔ عادل، ہمارے پاس صرف 2 اسٹکس ہیں اور یہ دیکھو، ان میں سے ایک ناکارہ ہے۔ ہم اس ایک اسٹک کے ذریعے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ہمیں بگاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مزید ہلاکت ہو گئی تو ہمارا زندہ بچ کر نکلنا اور مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ایک خطرہ مول لینا ہوگا، یہاں سے چھلانگ لگانے کا۔ عادل کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سرمت صاحب نے 2 چھوٹے پیراشوٹ نکال لیے جو ان کے سامان میں موجود تھے۔ یہ حجم میں چھوٹے لیکن بہت جدید پیراشوٹ تھے۔ اگلے 4-5 منٹ کے اندر سرمت صاحب نے کمال مہارت سے یہ پیراشوٹ اپنے اور عادل کے جسم سے باندھ دیے۔ اس دوران میں پاؤندوں کی طرف سے ان کی جانب چند مزید فائر کیے گئے۔ پاؤندوں کو دھمکانے کے لیے عادل نے بھی سرمت صاحب کی ہدایت پر ایک ڈائنامائٹ اسٹک ان کی طرف اچھالی جو کافی تاخیر سے بلاسٹ ہوئی، اور اب وہ چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اتنی بلندی سے اور اتنی تیز ہوا میں یہ چھلانگ موت کی چھلانگ ہی تھی، لیکن یہ ان دونوں کو لگانی تھی کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سرمت صاحب کی مقناطیسی شخصیت نے عادل کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ یہ چھلانگ لگا سکے۔ سرمت صاحب نے اسے آخری ہدایات دیں، پھر وہ رسہ کھول کر نیچے پھینک دیا جو کرسٹل اور ہمایوں کو گہرائی میں لے گیا تھا۔ پاؤندے اب کسی بھی وقت ان دونوں پر چھپٹ سکتے تھے۔ وہ للکار رہے تھے اور گالیاں پک رہے تھے۔ عادل نے اپنی آنکھیں بند کی اور سرمت صاحب کے ساتھ بانگڑی کی اندھی گہرائیوں میں چھلانگ لگا دی۔ یہ یقین اور بھروسے کی چھلانگ تھی
उसे कुछ पता नहीं था कि वो कब तक ऐसे ही पत्थर की तरह गिरेगा, उसका पैराशूट कब खुलेगा और वो कहां से और कैसे लैंड करेगा। बस वो गिर रहा था। शहजादी का चेहरा उसकी निगाहों में था। वो सुनहरी धूप में सब्ज खेतों के दरमियान खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। आदिल ऊंची नीची बर्फीली चट्टानों के दरमियान कहीं गिरा था। उसका खुला हुआ पैराशूट उसके करीब ही फड़फड़ा रहा था। सरमद साहब की हिदायत के मुताबिक उसने कोशिश की और खुद को पैराशूट की डोरियों से आजाद करवाया। उसके पूरे बदन पर खराशें और छोटी बड़ी चोटें आई थीं। लगता था कि पूरा बदन खराशों की वजह से चल रहा है। सरमद साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पैराशूट से आजाद होने के बाद वो सरमद साहब को ढूंढने के लिए निकला। तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद वो उसे नजर आ गए। वो काफी दूर गिरे थे। अपनी आइस स्टिक के सहारे वो बुरी तरह लंगड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उनकी बाईं टांग पर शदीद चोट आई थी। तुम खैरियत से हो? उन्होंने पूछा। जी हाँ, लेकिन आप? हाँ, मैं भी ठीक हूं, मामूली ज़र्ब आई है। फिर उन्होंने बुलंदी की तरफ देखा। बांगड़ी की चोटी आसमान को छू रही थी। वो उसके दामन में थे, लेकिन अब भी उसकी बुलंदी 1500 मीटर के करीब थी। क्रिस्टल और हुमायूं नजर आए? सरमद साहब ने पूछा। नहीं सर, मुझे आ गए हैं, उन्होंने कहा और टेलीस्कोप आदिल की तरफ बढ़ाकर ऊपर ढलवानों की तरफ इशारा किया। आदिल ने कुछ देर तलाश किया। फिर उसे बर्फ की सफेद सतह पर 2 स्याही माइल नुक्ते नजर आ गए। यकीनन ये हुमायूं और क्रिस्टल ही थे। वो नीचे आ रहे थे। पाउंदे तो बहुत ऊपर होंगे, आदिल ने कहा। हाँ, उन्हें नीचे उतरने में अभी काफी वक्त लगना है। मैं आपकी टांग देख लूं? नहीं आदिल, कहा है ना कि ज्यादा चोट नहीं है, मैंने खुद ही बैंडेज कर ली है, उन्होंने कहा और अपने सामान में से नक्शा निकाल लिया। आदिल ने फिर टेलीस्कोप आंखों से लगा ली। उन दोनों की बस अब एक ही ख्वाहिश थी, क्रिस्टल और हुमायूं जल्द अज जल्द नीचे उतर आए। बेशक उन्होंने पाउंदों को जबरदस्त चकमा दिया था, लेकिन अभी वो उनकी दस्तरस से पूरी तरह दूर नहीं थे। अगले 1.5-2 घंटे सख्त इस्तराब के थे। वॉकी टॉकी सेट की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी। आदिल टेलीस्कोप के जरिए मुसलसल हुमायूं और क्रिस्टल पर नजर रखे हुए थे। वो कभी तेज रफ्तारी से ऊपर, कभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। गाहे बगाहे उन्हें एंकर्स और बोल्ट्स वगैरह का सहारा लेना पड़ रहा था। दूसरी तरफ सरमद साहब अपनी टांग की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मुसलसल नक्शे पर झुके हुए थे और पेंसिल से निशान वगैरह लगा रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से वो भी टेलीस्कोप के जरिए हुमायूं और क्रिस्टल को देख लेते थे। पाउंदों के आसार अभी कहीं दिखाई नहीं देते थे। बिलाखिर वो खुशकुन घड़ी आ गई जब हुमायूं और क्रिस्टल उनसे आन मिले। वो सब एक दूसरे से बगलगीर हुए, एक दूसरे की खैरियत व आफियत दरियाफ्त की। तफसीली गुफ्तगू का ये वक्त नहीं था। उन्हें जल्द अज जल्द हरकत में आना था। उनके सामने हद निगाह तक फैली हुई बर्फ थी और ऊंची नीची चट्टानें थीं। इस बेकरार वीरानी की दूसरी जानिब इंसानी आबादियां थीं, जहां तक उन्हें पहुंचना था और पाउंदों से बचते हुए पहुंचना था। उन्होंने बांगड़ी की बुलंद बाला भेदो भरी चोटी की तरफ से रुख फेरा और चल पड़े। ये छठे दिन की बात है। नीले आसमान पर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। दिन के कोई 11 बजे का अमल था। सरमद साहब, हुमायूं, क्रिस्टल और आदिल चलास के एक छोटे से रेस्ट हाउस में मौजूद थे। थके हारे और निठाल, उनके चेहरों पर तवील मुसाफत की नक्काहत थी। सरमद साहब एक बिस्तर पर लेटे थे। एक मकामी डॉक्टर ने उनकी जख्मी टांग का तवील मुआयना करने के बाद हैरत से कंधे उचकाए और गहरी सांस लेकर मकामी लहजे में बोला, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि जनाब ने इस टांग के साथ इतना तवील सफर किया है। इट इज इम्पॉसिबल। चोट ज्यादा है? आदिल ने पूछा। चोट? इनकी टांग 3 जगह से टूटी हुई है। जी हां, 3 जगह से। पिंडली की छोटी हड्डी का एक फ्रैक्चर तो हेयरलाइन है, मगर बड़ी हड्डी 2 जगह से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। आदिल और हुमायूं के होठ दायरे की शक्ल में सुकड़ गए। ये वाकई नाकाबिले यकीन बात थी। सरमद साहब ने रास्ते में उन्हें अपनी टांग की सूरत हाल के बारे में ज्यादा नहीं जानने दिया था। उन्होंने शायद अपनी हिम्मत से भी बढ़कर बर्दाश्त का मुजाहरा किया था और उन पर बोझ बने बगैर दुश्वार सफर जारी रखा था। अब पता चल रहा था कि उन्होंने अपनी टूटी हुई टांग के गिर्द खुद ही 3-4 लकड़ियां रखकर टूटी हुई बड़ी हड्डी को सीधा किया था और पट्टी बांध ली थी। डॉक्टर ने कहा,
इनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट और सर्जरी की जरूरत है, वरना अंदरूनी जख्म है जो खराब हो सकते हैं। फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हुमायूं ने पूछा। आप किसी तरह इन्हें एबटाबाद तक ले जाएं ताकि सर्जरी हो सके। आदिल, हुमायूं और क्रिस्टल गंग थे। यकीनन उन्हें अपने अपने तौर पर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि वो सरमद साहब की शदीद तरीन तकलीफ से बेखबर रहे। सरमद साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं था। आदिल को लगा जैसे वो किसी गोश्त पोस्ट के शख्स को नहीं, फौलादी इंसान को देख रहा है। उसे वो नाकाबिल फरामोश मंजर याद आ गया जब उन दोनों ने हजारों फुट की बुलंदी से अंधी छलांग लगाई थी। पहाड़ की उमूदी दीवार के साथ साथ तैरते हुए वो 4-5 हजार फुट नीचे गए थे और फिर पैराशूट्स ने खुलकर उन्हें संभाला दिया था। अगले 24 घंटे बड़े अहम थे। पहले उन्होंने जीप पर शाहराए क़रक़म का दुश्वार सफर किया और दासू पहुंचे। यहां क्रिस्टल और हुमायूं ने सरमद साहब को मजबूर करके उन्हें एक पेन किलर इंजेक्शन लगवाया। 2 इंजेक्शन रास्ते के लिए रख लिए गए। दासू से मानसेरा तक का कठिन सफर तकरीबन 9 घंटे में मुकम्मल हुआ। वो लोग जिस वक्त एबटाबाद के बारौनक शहर में पहुंचे, रात का 1 बज रहा था। वो लोग सीधे एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे। सुबह तक सरमद साहब के सारे टेस्ट वगैरह हो गए और 9 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। इस शख्स की गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का जो मुजाहरा आदिल ने देखा, वो शशदर कर देने वाला था। इस सारी तकलीफ के दौरान में फकत सिर्फ एक पेन किलर इंजेक्शन उन्हें लगाया गया था, और वो भी बहुत मजबूर करके। उन्हें मनाते हुए क्रिस्टल की आंखों में बाकायदा आंसू आ गए थे। 3 घंटे बाद सरमद साहब ऑपरेशन थिएटर से निकले। उनकी टांगों में प्लेट्स वगैरह डाली गई थीं। उन्होंने आदिल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तो शायद अब कभी पहाड़ों पर ना चढ़ सकूं। आदिल की आंखों में नमी थी। उसने उनका पांव छू लिया। सरमद साहब की तबीयत कुछ बहाल हुई तो आदिल को अपने घर का हाल अहवाल मालूम करने की ख्वाहिश शिद्दत से महसूस होने लगी। हकीकत यह थी कि पिछले तकरीबन 3 माह से उसे पीछे की कुछ खबर नहीं थी। जहां वो और सरमद साहब वगैरह मौजूद थे, वहां किसी तरह का राब्ते का जरिया नहीं था। वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल कटे रहे थे। लाहौर से चले आने के बाद वहां क्या हुआ था, उसके गांव के हालात क्या थे, वालदा कहां थी, शहजादी की तरफ सूरत हाल क्या थी, उसे कुछ मालूम नहीं था। वो अस्पताल से बाहर निकलकर एक पीसीओ पर पहुंचा और वहां से अपने दोस्त सादिक का नंबर मिलाया। उसे अंदाजा था कि सादिक लाहौर में ही होगा और बदस्तूर कबाड़ के काम में दिलचस्पी ले रहा होगा। उसके ये दोनों अंदाजे बादजान दुरुस्त साबित हुए। सादिक की जानी पहचानी आवाज आदिल के कानों से टकराई। हेलो, कौन है? चंद महीनों में आवाज भी भूल गए? मैं आदिल बोल रहा हूं। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। वो जैसे हैरत के शदीद हमले से संभलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो लरसती आवाज में पुकारा, आदे! अबे यार, कहां चले गए थे तुम? कोई इत्तला नहीं, कोई खैर खबर नहीं? उसने कहा और फिर बोलता चला गया। कोई 5 मिनट तक वो इसी तरह के ताबड़तोड़ सवालात करता रहा और आदिल जवाब देता रहा। आदिल ने भी वालदा शहजादी और मामू तुफैल वगैरह की खैर खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने ताया फरासत और चौधरी मुख्तार वगैरह के बारे में पूछा। ताया फरासत के जिक्र पर सादिक चंद सेकंड्स के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, हाँ वो भी ठीक हैं। तुम्हारे ताया और चौधरी मुख्तार की दोस्ती दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। कोई खास बात है? आदिल ने पूछा। नहीं, कोई ऐसी खास बात भी नहीं। बहरहाल तुम आओगे तो तफसील से बात करेंगे। आदिल समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये बात तो उसे कई माह पहले ही मालूम हो चुकी थी कि चौधरी मुख्तार अपने बेटे नासिर के लिए शहजादी का रिश्ता चाहता है और इसी सिलसिले में ताया फरासत से ताल्लुकात गाढ़े करने की कोशिश कर रहा है। अब सादिक ने भी यह बता दिया था कि उसकी कोशिशें बार आवर हो रही हैं। आदिल के सीने में बेचैनी सी फैल गई। बहरहाल फोन पर तो लंबी बात नहीं की जा सकती थी। उसने सादिक को बताया कि वो 2 रोज तक लाहौर पहुंच रहा है। तीसरे रोज से पहर के वक्त वो लोग लाहौर वापस पहुंचे। बरसात का मौसम जोरों पर था। बेहद हब्स था, लेकिन हल्की बारिश भी हो रही थी। सरमद साहब अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लेटकर आए थे। हुमायूं और ड्राइवर उनके साथ थे। आदिल और क्रिस्टल बजर या लग्जरी कोच लाहौर पहुंचे थे। अब आदिल वालदा और शहजादी से मिलने के लिए बेताब था। उसने सरमद साहब से गुजरावाला वालदा के पास जाने की इजाजत मांगी।
कब तक आ जाओगे? सरमद साहब ने पूछा। जब आप कहें। वो कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, अभी तुम चंद दिन आराम करो, जैसे ही तुम्हारी जरूरत महसूस हुई मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। उन्होंने जरूरत की कोई वजाहत नहीं की। आदिल ने भी वजाहत नहीं चाही। उसे महसूस होता था कि वो सरमद साहब पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगा है। सरमद साहब ने एक चेक पहले ही लिख कर रखा हुआ था। ये 30,000 का चेक था। आदिल को देते हुए बोले, ये तुम्हारे अखराजात के लिए है। आदिल ने बहुत इनकार किया, लेकिन उन्होंने चेक जबरदस्ती आदिल की जेब में डाल दिया। क्रिस्टल और हुमायूं यहां सरमद साहब के पास ही मौजूद थे और आदिल की मालूमात के मुताबिक उन दोनों को भी अभी यहीं रहना था। लिहाजा आदिल को सरमद साहब की तीमारदारी की तरफ से तसल्ली थी। क्रिस्टल और हुमायूं से रुखसत होकर आदिल सरमद साहब के अजीब वज़ा घर से निकल आया। ये घर क्या था? एक दरवेश का डेरा था। यहां जिंदगी की आसाइशें नहीं थीं। गर्मी सर्दी का मुकाबला करने के इंतजामात नहीं थे। यहां का मकी अपना खाना खुद पकाता था, अपने कपड़े खुद धोता था। वो अपना रिस्क बराह रास्त जमीन से हासिल करता था और इसके लिए अपने हाथों से खेती बाड़ी की सोबतें भी बर्दाश्त करता था। उसे देखकर ये मिसरा बेसाख्ता जुबान पर आ जाता था। अजीब मानूस अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया वो। सरमद साहब के घर से निकलकर आदिल सीधा सादिक के पास पहुंचा। सादिक ने अब कबाड़ खाने को एक ठीक ठाक गोदाम की शक्ल दे रखी थी। वो अब पुरानी मशीनरी भी खरीद रहा था। उसने आदिल का इस्तकबाल गर्मजोशी से नम आंखों के साथ किया। दोनों दोस्त गोदाम के एक ठंडे कमरे में आ बैठे और सवालों जवाब का तवील सिलसिला शुरू हो गया। आदिल ने अपने बारे में तो सिर्फ वही बातें बताई जो उसने बताना जरूरी समझी। बहरहाल सादिक ने यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ खोलकर बयान कर दिया। वो आदिल की गैर मौजूदगी में 2-3 बार लाली गांव का चक्कर लगाकर आया था। वो गुजरावाला में आदिल की वालदा की खबरगिरी भी करता रहा था और काम में जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा था वो उन तक पहुंचाता रहा था। उसने बताया कि आजकल उसकी वालदा गुजरावाला से वापस लाली गांव अपने भाई तुफैल के पास गई हुई हैं। सादिक ने भी ये बताया कि आदिल की आमद की खबर उन तक पहुंच गई है और वो उससे मिलने के लिए सख्त बेताब हैं। शहजादी के बारे में आदिल ने सवाल किया तो सादिक के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। क्या बात है? जो कुछ भी है खुलकर बताओ सादिक। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, आदिल, लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। गांव में यह अफवाह फैली हुई है कि शहजादी की मंगनी छोटे चौधरी नासिर के साथ हो गई है। बस सुनी सुनाई बात है, यकीन से कोई नहीं कह सकता। और न ही हवेली में कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हुआ है। आदिल के सीने में एक तीर सा लगा। ताया फरासत ने उसे मोहलत दी थी और 3 साल की इस मोहलत में से अभी तो आधा साल ही गुजरा था। ये कैसे हो सकता था? और अगर हुआ था तो बदअहदी थी। सादिक ने कहा, बहरहाल एक बात है आदिल, अगर मंगनी नहीं भी हुई तो हो जरूर जानी है। दोनों घराने आगे बढ़ बढ़कर एक दूसरे से मिल रहे हैं। चौधरी मुख्तार के बेटे नासिर और तुम्हारे ताया के बेटे कासिम ने मिलकर चावलों का काम भी शुरू किया है। यह काम शुरू होते ही बड़ी स्पीड से चल पड़ा है। उन्होंने 2 शैलर और लगा लिए हैं। शैलरों से लेकर गांव तक पक्की सड़क भी अपने खर्चे से बनवा रहे हैं। बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं ये लोग। सादिक मुख्तलिफ बातें कर रहा था, लेकिन आदिल का जहन अभी तक मंगनी वाली बात में अटका हुआ था। ये कैसे हो सकता था? सादिक ने उससे कई बार पूछा कि सरमद साहब के साथ शुमाली इलाकों के सफर पर जाने का रिजल्ट क्या निकला है। आदिल ने हर बार गोलमोल जवाब देकर उसे टाल दिया। उसने कहा वो सिर्फ एक ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का नतीजा बाद में निकलेगा। यानी कैश की सूरत में अभी कोई नतीजा नहीं? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुमने सरमद साहब को शहजादी वाली सारी गल बताई हुई थी ना? हाँ, पता है उनको, आदिल ने जवाब दिया। दोपहर को लाली गांव का पुराना चौकीदार मिराजुद्दीन भी सादिक से मिलने आ गया। उसे मालूम था कि कबाड़ का यह काम सादिक और आदिल ने मिलकर किया हुआ है। चौकीदार मिराजुद्दीन यहां लाहौर में कुछ खरीदारी करने आया हुआ था और अब वापस गांव जा रहा था। चाय वगैरह पीकर वो गांव जाने के लिए रवाना हो गया। उसने आदिल को भी साथ चलने की पेशकश की, लेकिन आदिल को कल सरमद साहब का दिया हुआ चेक कैश कराने के बाद गांव जाना था। वो माँ और मामू तुफैल के लिए खरीदारी भी करना चाहता था।
और शहजादी के लिए भी कुछ लेना चाहता था, इस उम्मीद पर कि शायद कोई तोहफा शहजादी तक पहुंचाने का मौका मिल जाए। वो अगले रोज दोपहर से जरा पहले अपने गांव के लिए रवाना हो गया। उसका दिल अंदेशों, उम्मीदों और वसवसों से भरा हुआ था। कुछ अजीब सी कैफियत थी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। पहले लारी और फिर तांगे का दुश्वार तवील सफर तय करके वो अगले रोज सुबह अपने गांव लाली पहुंच सका। सारी रात ही बारिश होती रही थी। भावलपुर से आगे का सफर उसके लिए ज्यादा दुश्वार साबित हुआ था। जब वो गांव पहुंचने के लिए शहजादी के गांव बालपुर के पास से गुजरा और उसे ताया की हवेली के बुलंद बाला बुर्ज नजर आए तो सीने में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। उस जमीन पर एक ऐसी ही हवेली खड़ी करने का उसने दावा किया था, लेकिन अभी तक उस दावे के पूरे होने की शुरुआत भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सरमद साहब की जबान पर भरोसा था और यही भरोसा उसे मायूसी व नाउम्मीदी से दूर रखे हुए था। उन्होंने कहा था कि वो बांगड़ी की चोटी तक पहुंच गए तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। उनका कहना इस तरह तो पूरा नहीं हुआ था जिस तरह आदिल समझा था, यानी वहां कीमती जेवरात वाला तो कोई मौका पैदा नहीं हुआ था। लेकिन सरमद साहब ने उसे एक और नवीद सुनाई थी, और वो नवीद यही थी कि जो कुछ आदिल को इस सफर से हासिल करना चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया है। वो गैर मामूली महारत, वो सलाहियत जो उसे मुस्तकबिल करीब में बहुत काम दे सकती है। मुस्तकबिल करीब में क्या था ये भी उन्होंने आदिल को नहीं बताया था। मामू तुफैल का घर लाली गांव की बैरूनी हुदूद में था। आदिल ने दूर ही से देख लिया। उसकी वालदा और मामू घर से बाहर खड़े थे। यकीनन चौकीदार मेराजदीन की जुबानी उसकी आमद की इत्तला गांव में पहुंच चुकी थी। वालदा को देखते ही वो तांगे से उतर आया और दौड़ता हुआ उनके गले लग गया। माँ बेटे का मिलाप रिक्कत आमेज था। वो बार बार उसका मुंह चूम रही थी और कह रही थी, मेरा पुत्र कितना माड़ा हो गया है, हड्डियां निकल आई हैं। हालांकि हड्डियां तो उनकी निकली हुई थीं, वो पहले ही कमजोर थीं और अब मजीद हो गई थीं। आदिल को यूं लग रहा था कि उसने मां को नहीं, हड्डियों के बंजर को गले से लगा रखा है। लेकिन उस बंजर में इतनी मोहब्बत, इतनी गर्मजोशी थी जिसने आदिल को सरतापात तवानाई से भर दिया। अपनी भूख को छुपाकर बेटे को खाना खिलाने वाली मां बेशक बहुत कमजोर थी, लेकिन उसकी ममता कमजोर नहीं थी। ये ममता जब भी आदिल को गले से लगाती थी उसके हौसले आसमान को छूने लगते थे। ये बूढ़ी हड्डियां अपने अंदर करिश्माती असरात रखती थीं। मामू तुफैल भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। वो बार बार आदिल के अकब में भी देख रहे थे, जैसे किसी चीज को तलाश कर रहे हों। आदे पुत्र, अपनी गाड़ी कहां छोड़ाए हो? आखिर उन्होंने पूछा। मुमानी भी पास ही खड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा, सारी रात बारिश होती रही है, कीचड़ ही कीचड़ है। इधर भावलपुर में ही कहीं खड़ी करके आया होगा। और वो अटैची केस वगैरह भी गाड़ी के अंदर ही है ना? मामू तुफैल ने पूछा। आदिल थोड़ा सा हैरान था। ये गाड़ी और अटैची केसों वगैरह का जिक्र कहां से आ गया था? उसके पास तो एक छोटा सा अटैची केस था जो उसने तांगे की सीट के नीचे रखा हुआ था। मां ने उसे फिर अपने साथ लगाते हुए कहा, क्या कह रहे हो? सारी बातें यहीं पर खड़े खड़े करोगे? मेरा पुत्र इतना लंबा सफर करके आया है, पता नहीं नाश्ता भी किया है या नहीं। नाश्ता कर लिया है मां, और बड़ा तगड़ा किया है। कुछ बच्चे भी आदिल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और जरा ताज्जुब से उसकी तरफ देख रहे थे। एक बच्चे ने पूछ ही लिया, चाचा आदिल, तेरी लाल गड्डी किधर है? वो भी आ जाएगी, आदिल ने गोल मोल जवाब दिया। इसके साथ ही उसे यह एहसास भी हुआ कि यहां कोई गड़बड़ है। शायद किसी ने उसके बारे में कुछ झूठ मूठ बातें कही हैं। लाल गाड़ी, अटैची केस वगैरह। मां ने अपने हाथों से उसके लिए आलू वाले पराठे पकाए। साथ में दही था जिसमें पुदीने की चटनी डाली गई थी। आदिल बहुत कहता रहा कि उसने रास्ते में नाश्ता किया था, मगर वो मां ही क्या जो मान जाती। दूसरी तरफ मामू और दीगर घर वाले आदिल का छोटा सा अटैची केस देख देख कर कुछ हैरान हो रहे थे। वो लोग आदिल से उसकी 3-4 महीनों की कारकर्दगी दरियाफ्त करने लगे। इसी दौरान में बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी पड़ोसन और रास्तान रेहाना उससे मिलने आई थी। साथ में उसकी वालदा और छोटे भाई भी थे। रेहाना ने भी छूटते ही पूछा, आधे भाई, तुम्हारी गड्डी किधर है?
اس سے پہلے کہ عادل کچھ وضاحت کرتا، دروازے پر پھر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ اس دفعہ عادل باہر گیا۔ باہر لالی اور پالپور کے جڑواں دیہات کا پرانا ٹھیکیدار نوازش علی کھڑا تھا۔ وہ علاقے میں زمینداروں کے ڈیرے، ٹیوب ویلوں کے کوٹھے اور پکی حویلیاں وغیرہ بناتا تھا۔ نوازش علی کے ساتھ 2 اور بندے بھی تھے۔ نوازش کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر خوشامدی مسکراہٹ۔ جی آیا نو عادل پترے، تیرے بغیر تو یار پنڈ ہی ویران ہو گیا تھا، پوچھ لے اپنے مامے سے، میں کئی بار آ کر تیرا پتہ کر چکا ہوں۔ ٹھیکیدار نوازش کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بیٹھنے اور چائے وغیرہ پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ توہن کرہن عادل نے اس کے لیے بیٹھک کھلوائی اور چائے وغیرہ پلائی۔ ٹھیکیدار کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عادل کو شہر میں کہیں سے کافی سارا مالی فائدہ ہوا ہے اور وہ اپنے ماموں کی کاشت والی زمین پر حویلی وغیرہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بار وہ حویلی کے لیے بنیادیں کھدوائے گا اور بھروائے گا۔ سال کے آخر میں وہ دوبارہ گاؤں آئے گا اور حویلی کی تعمیر شروع کروائے گا۔ عادل یہ باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ٹھیکیدار نوازش کو خطرہ تھا کہ کہیں عادل بنیادیں وغیرہ بھروانے کے لیے اس کے حریف ٹھیکیدار فضل آرائی کو نہ چن لے۔ عادل نے ٹھیکیدار نوازش سے بھی گول مول باتیں ہی کیں اور اس سے کہا کہ ابھی کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا، جب بھی ضرورت پڑی وہ اسے یاد ضرور کرے گا۔ اب عادل کو اس سارے معاملے میں کسی شرارت یا سازش کی بو آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عادل نے اکیلے میں ماموں طفیل سے بات کی۔ اس نے کہا، ماما یہ پنڈ میں کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں؟ ماموں طفیل کو بھی اب کسی حد تک گڑبڑ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، آدھے کیا واقعی تو کار وغیرہ لے کر نہیں آیا؟ عادل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور وہ ولایتی سامان سے بھرے ہوئے 4 اٹیچی کیس؟ نہیں ماما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارنا تھا نا، اور نہ ہی کوئی لاٹری شاٹری لگی ہے میری۔ تو پھر یہ باتیں کیسے پھیلی ہیں؟ سب سے پہلے کل چوکیدار معراج الدین نے بتایا تھا کہ آدھا لاہور آ گیا ہے۔ اس کے بعد دوپہر تک یہ باتیں ہونے لگیں کہ اس نے لال رنگ کی لمبی کار لے لی ہے اور کافی سارے پیسے بھی آ گئے ہیں۔ تیری ماں بیچاری تو کل سے مبارکباد وصول کر رہی ہے۔ ماموں نے ذرا تعصب سے کہا، کہیں یہ چودھری مختار اور اس کے پتر کی شرارت تو نہیں؟ عادل نے کہا، لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے کارندوں سے کہہ کر یہ پنڈ میں کوئی بھی بات منٹوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ چوکیدار معراج بھی تو ان کے کارندوں کی طرح ہی ہے۔ عادل کے سینے میں چنگاریاں سی سلگ گئیں۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، ماما یہ جو شہزادی کی منگنی والی بات ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ماموں طفیل نے ذرا توقف سے کہا، ہم نے بھی یہ گل بس سنی ہی ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ منگنی نہیں ہوئی، بس اندر خانے بڑوں میں ہاں ہوئی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وڈے لوگ ہیں، ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے میں تو ایک گل کہوں گا تجھ سے، اگر تو برا نہ مانے تو۔ ہاں کہو ماما، تمہارے اور ماں کے سوا میرا ہے کون؟ تو یہ شہزادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ رشتے ناتے اپنے جیسوں میں ہی چنگے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو دشمنی چل پڑی ہے نا تیری چھوٹے چودھری ناصر وغیرہ کے نال، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صبح تیری ماں بھی یہی گل کر رہی تھی، تجھے پنڈ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چلو اب آ گیا ہے تو زیادہ دیر یہاں نہ رکنا، خواہ کوئی گل نہ ہو جائے۔ عادل نے ماموں کے تاثرات دیکھے اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے تک ماموں اور مومانی کا رویہ اور تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ عادل واقعی کوئی کار وغیرہ اور پیسہ لے کر آیا ہے، لیکن اب وہ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ شاید یہی چاہتے تھے کہ وہ اور سکینہ جلد یہاں سے چلے جائیں۔ عادل کو خاموش دیکھ کر ماموں طفیل جلدی سے بولا، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ تیرے اور سکینہ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کی دشمنی چنگی نہیں ہوتی، اور میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ ایک بار حویلی جا کر اپنے تایا کو سلام کرا، بلکہ حویلی بھی نہ جا، ڈیرے پر چلے جانا۔ سلام کرنے تو میں ضرور جاؤں گا ماما، وہاں جانا بنتا ہے میرا، عادل نے پر حرارت اور معنی خیز لہجے میں کہا۔ تایا کے پتروں سے بھی کسی طرح کا بکھیڑا کرنے کی لوڑ نہیں ہے، ان سے آمنا سامنا ہو تو کنی کترا کر گزر جانا۔
बल्कि मेरा तो यही मशवरा है तुझे कि सकीना को लेकर जल्दी से वापस गुजरावाला चला जा। वो सियाने कहते हैं ना कि जब झक्कड़ तेज चल रहा हो तो टहनियां झुक जाती हैं और टूटने से बच जाती हैं। आदिल की ख्वाहिश थी कि किसी तरह जल्द अज जल्द रेहाना से तन्हाई में मुलाकात हो जाए। वो उसकी हमरास व गमख्वार थी और जो कुछ शहजादी के बारे में वो आदिल को बता सकती थी कोई और नहीं बता सकता था। शाम के वक्त आदिल घर की छत पर चला गया। 2 दिन की बारिश और बूंदाबांदी के बाद आज आसमान निखरा हुआ था। डूबते सूरज की रोशनी में हर शय निखरी निखरी और साफ सुथरी दिखाई देती थी। गांव के जौहड़ में बत्तखें तैर रही थीं और किनारों पर चमकीले पत्तों वाली झाड़ियां जैसे पानी में अपना अक्स देख रही थीं। अपने गांव की ऐसी ही सुनहरी शामें आदिल के दिल की गहराइयों में छुपी रहती थीं। ऐसी शामों में वो अपने खिलंडरे दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा, वॉलीबॉल और कुश्ती जैसे खेलों में हिस्सा लेता था और नहर पर खूब खूब तैराकी किया करता था। शहजादी का ख्याल ऐसी सुनहरी शामों में ज्यादा शिद्दत से उस पर हमलावर होता था और वो दूर ऊंची हवेली के क्लस देखकर शहजादी का तसव्वुर जहन में उजागर किया करता था। आज भी कुछ यही कैफियत थी। गुरूब होते सूरज की आखिरी किरणें तकरीबन 4 फरलांग दूर पालपुर की बुलंद हवेली के दरोबाम को रोशन कर रही थी। उन दरोबाम में उसकी शहजादी रहती थी। उससे करीब होकर भी वो उससे बहुत ज्यादा दूर थी। फिर आदिल की निगाह नहर की तरफ 2-3 पुख्ता इमारतों पर पड़ी। ये चावल साफ करने वाले वो कारखाने थे जो चौधरी नासिर और कासिम ने मिलकर लगाए थे। इन कारखानों के सामने से गुजरने वाली पुख्ता सड़क के काम का आगाज हो चुका था। दिन भर के थके मांदे मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। अचानक एक आहट पर आदिल चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। सामने कच्ची सीढ़ियों पर से फरबा अंदाम रेहाना ऊपर आ रही थी। यकीनन उसने अपने घर की छत से आदिल को छत पर देख लिया था और अब उससे मिलने आ रही थी। शाम की सुरमई अब तेजी से अंधेरे में बदल रही थी। दोनों मुंडेर की ओट में अलहदा-अलहदा चारपाई पर बैठ गए। शहजादी कैसी है रेहाना? आदिल ने छूटते ही पूछा। बस ठीक है, रेहाना ने मुख्तसर जवाब दिया। तू बता आदे भाई, तुझे शहर में कुछ कामयाबी मिली कि नहीं? मिलेगी रेहाना, जरूर मिलेगी। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लेकिन आदे भाई, मुझे लगता है कि तुझे बहुत देर हो जाएगी, बल्कि शायद देर हो भी चुकी है। आदिल के सीने में सर्द लहर दौड़ गई। वो रेहाना की आंखों में देखते हुए बोला, तू तो हर रोज हवेली में जाती है रेहाना, तुझे तो हर बात का पता होगा। शहजादी की मंगनी वाली क्या बात है? मुझे भी बस उतना ही पता है जितना दूसरों को है। लगता है कि अंदर खाने कोई हाँ वगैरह हुई है, पर खुलकर मंगनी वाली बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि ताया फरासत इस बात को पसंद नहीं करते। उनका ख्याल है कि लंबी मंगनियां होनी नहीं चाहिए। अगर हो भी तो 2-3 माह की हो और फिर ब्याह हो जाए। अगर कोई हाँ हुई है तो वो भी ताया जी की मर्जी से ही हुई होगी ना? हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में तुम्हारी ताई मजीदा ज्यादा आगे आगे है। शहजादी इस बारे में क्या कहती है? रेहाना ने ठंडी सांस ली। उस बेचारी ने क्या कहना है, वो तो बस इस आस पर है कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए, तू कुछ बन जाए और ताया फरासत का दिल तेरे लिए नरम हो जाए। कल जब यह खबर फैली कि तू लंबी कार पर पिंडा रहा है और तेरे पास काफी सारे रुपए आ गए हैं, तो वो खुश थी। बाद में पता चला कि यह सारी अफवाह थी और चौधरी मुख्तार के कामों यानी कारिंदों ने जानबूझकर फैलाई थी। वो तो बिल्कुल गुमसुम हो गई। फिर आदिल के दिल में टीस सी उठी। उसने कहा, कल हवेली में काम करने जाना है तूने? हाँ आदे भाई, वो तो रोज ही जाना होता है। तो शहजादी से यह कहना, मैं कोई आराम से नहीं बैठा हुआ हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं और इस कोशिश का फल जल्द ही मिल भी जाना है। अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, वो हिम्मत ना हारे। मैं उसे हर सूरत में जीत कर रहूंगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। अच्छा आदे भाई, मैं कोशिश करूंगी। 2-3 दिन से ताई मजीदा मुझ पर भी पूरी नजर रख रही है। शायद उसे लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात शहजादी तक पहुंचाती हूं। अगर किसी को पता चल गया ना आदे भाई, तो उस कासिम ने तो मेरी पूरी ही चमड़ी उधेड़ देनी है।
तुमको क्या पता कि वो कितना ठाठा है। आदिल ने रेहाना से तसल्ली तशफ़ी के चंद बोल बोले। इसी दौरान में आदिल के हम उम्र लड़कों की एक टोली उससे मिलने के लिए आ गई और दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। उनमें आदिल का करीबी दोस्त शाहिद भी था। आदिल उनसे मिलने नीचे चला गया। अगले रोज शाम को रेहाना ने शहजादी का जवाबी पैगाम आदिल तक पहुंचा दिया। उनकी मुलाकात वहीं छत की तारीकी में हुई। रेहाना अफसुर्दा नजर आ रही थी। उसने कहा, आदे भाई, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी बोलूंगी तो मेरी जबान सड़ जाए। वही कहूंगी जो शहजादी ने मुझसे कहा है। हाँ ठीक है, कहो, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। आदे भाई, शहजादी ने कहा है कि तुम खामखा अपने आप को ना रोलो। इस ख्वारी से कुछ हासिल नहीं होना है। वो कहती है घर में कोई एक ऐसा भी नहीं जो मेरी और तुम्हारी शादी के हक में हो। चौधरी मुख्तार की दोस्ती अब्बा जी से बहुत पक्की और गाढ़ी हो गई है और कारोबार शुरू हो गए हैं।